गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने लिगेंड संबंधित कारक पढ़े थे जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे थे, या कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है जो लिगेंड के किन किन का संबंधित कारकों से निर्भर करती है। ठीक है, इसमें पहला अपन ने पढ़ा था लिगेंड का आकार व आवेश के संकुल के स्थिति को लिगेंड का आकार व आवेश भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर लिगेंड का आकार छोटा और आवेश अधिक हो तो अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और दूसरी थी लिगेंड की सारी प्रकृति। ठीक है, अर्थात लिगेंड की जितनी अधिक दाता प्रवृत्ति होगी, अर्थात उसकी सारिता जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से वो डोनेट करेगा तथा उतनी अधिक मेटल टू लिगेंड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होगा। तीसरी अपने उसमें देखी थी त्रिविम प्रभाव, स्टेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि अगर लिगेंड का आकार बड़ा है और अधिक बड़े आकार के लिगेंड अगर पास पास हैं तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, फोर्थ हमने देखी थी लिगेंड की पाई बंधन क्षमता, अर्थात बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कि जब लिगेंड लिगेंड टू मेटल अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो मेटल के ऊपर क्या होता है, चार्ज डेंसिटी बहुत ही अधिक हो जाती है। अब मेटल उस चार्ज डेंसिटी को कम करने के लिए और अपने स्थायित्व में वृद्धि करने के लिए क्या करेगा, अपने भरे हुए डी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन को वापस से वह लिगेंड के रिक्त कक्षकों के अंदर स्थानांतरित करता है, जिससे कि जो चार्ज होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है, वापस लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे अगर लिगेंड के ऊपर चार्ज डेंसिटी अधिक होती है। ठीक है, तो पाइक बॉन्ड बैक बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड। ठीक है, जिससे कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। इस प्रकार अधिक अतिव्यापन पाई बंधन को तथा अधिक पाई अतिव्यापन सिग्मा बंधन को दृढ़ता प्रदान करेगा। इस क्रियाविधि को अपन ने क्या कहा था, सिनार्जिक प्रभाव कहते हैं, या इस क्रियाविधि को अपन सिनार्जिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो सिनार्जिक इफेक्ट को ध्यान में रखना, कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, पाई बैक बॉन्डिंग ना देकर के वो डायरेक्ट सिनर्जिक इफेक्ट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन किलेट व किलेट प्रभाव। ठीक है, कि किलेट या किलेट इफेक्ट का किसी भी स्टेबल की स्टेबल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कि संकुल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले लिगेंड यदि द्विदंतुक हो तो संकुल में एक वलय का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, किलेट वलय कहते हैं, तथा इस क्रिया को अपन किलेटीकरण कहते हैं। ठीक है, किलेट फॉर्मेशन अपन ने पढ़ा था कि यदि किसी भी सेंट्रल मेटल से कोई बाइडेंटेट लिगेंड अटैच होता है तो बाइडेंटेट लिगेंड क्या करता है, एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, किलेट रिंग कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, किलेशन कहते हैं। निर्मित संकुल को किलेट भी कहा जाता है तथा प्रयुक्त लिगेंड को क्या कहते हैं, किलेटी कारक लिगेंड कहते हैं। इस प्रकार वलय युक्त संकुल वलय विहीन संकुल के अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, ऑब्वियस है कि जो लिगेंड रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू जिनके अंदर रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। किलेट शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द किलोस से हुई है, जिसका अर्थ है केकड़े के पंजे से। अतः केकड़ा जिस प्रकार अपने भोजन को पंजों में पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार बाइडेंटेड या मल्टीडेंटेड लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम को अपन के साथ में उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, सी यू ई एन का होल ट्वाइस प्लस टू, इसमें एथिलीन दो एथिलीन डाइमीन है, और जो एथिलीन डाइमीन होता है वो क्या होता है, एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो ये किस प्रकार सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा रहता है, देखिए कि एथिलीन डाइमीन के जो चारों नाइट्रोजन परमाणु होते हैं वो उपसहसंयोजक बंध के द्वारा Cu अर्थात सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े रहते हैं और एक स्टेबल रिंग फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पंच सदस्यीय दो वलयों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अतः यह संकुल CuNH3 का होल 4+2 की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है, क्योंकि इसका NH3 होल 4 के अंदर रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए यह ज़्यादा स्थायी है। क्योंकि एक दंतुक लिगेंड दो उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण नहीं करता, अतः दो बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक दंतुक लिगेंड एक ही उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। अगर अपन मोनोडेंटाइड लिगेंड की बात करें तो मोनोडेंटाइड लिगेंड के अंदर केवल एक एटम ही सेंट्रल एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जबकि बाइडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं तो बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर क्या होता है कि जो है दो एटम होते हैं एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो सेंट्रल मेटल के साथ में
उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से उसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होकर एक रिंग का फॉर्मेशन होता है और वो रिंग का फॉर्मेशन करता है, अर्थात किलेट का निर्माण करता है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं किलेट प्रभाव कि द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंडों द्वारा जब केंद्रीय धातु आयन के साथ में वलय का निर्माण होता है तो इस संकुल का स्थायित्व बढ़ जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, किलेट प्रभाव। तो किलेट इफेक्ट यही है कि जब कोई भी सेंट्रल मेटल किसी भी बाइडेंटेड या मल्टीपल डेंटेड लिगेंड के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसे अपन किलेट रिंग कहते हैं। ठीक है। उस किलेट रिंग के फॉर्मेशन की वजह से कॉम्प्लेक्स को क्या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं अपन, किलेट इफेक्ट कहते हैं। वलय वाले संकुलों के स्थायित्व को हम स्थायित्व स्थिरांक लॉग बीटा के आधार पर भी समझ सकते हैं। अब अपन स्टेबिलिटी कांस्टेंट लॉग बीटा के बेसिस के ऊपर जो किलेट कॉम्प्लेक्स हैं उसकी स्टेबिलिटी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है NiH2O का होल 6+2 प्लस 6NH3, जो कि किलेट वलय का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, क्योंकि NH3 जो है क्या है, एक दंतुक लिगेंड है। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कौन मोनोडेंटेड लिगेंड है, कौन बाइडेंटेड लिगेंड होगा। ठीक है। तो जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं वो क्या रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो जो पहली वाली रिएक्शन में है तो एक्वा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो NH3 से रिप्लेस हो जाएंगे और क्या बनेगा, NiNH3 का होल 6+2 का फॉर्मेशन होता है और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसकी अगर अपन लॉग बीटा की वैल्यू देखें, अर्थात स्थायित्व स्थिरांक की अगर वैल्यू अगर अपन देखते हैं तो कितनी होती है, 7.99। ठीक है। वहीं अगर अपन NiH2O का होल 6+2 अर्थात सेम कंपाउंड की रिएक्शन अगर अपन 3 एथिलीन डाइमीन के साथ करवाएं, और एथिलीन डाइमीन क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, अर्थात यहाँ पर पंच सदस्यीय 3 वलयों का निर्माण होगा, 5 मेंबर्ड 3 रिंग का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि एथिलीन डाइमीन है वो क्या करते हैं, एक्वा मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा और क्या करेगा, निकल के साथ में रिंग का फॉर्मेशन करेगा, अर्थात किलेट का फॉर्मेशन करेगा। अगर अपन इस कंपाउंड के बात करें, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसके अगर लॉग बीटा की वैल्यू कितनी है, 18.1। ठीक है। अर्थात स्थायित्व स्थिरांक बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि लॉग बीटा की वैल्यू ज़्यादा है तो NiEn का होल 3+2 होगा वो NiNH3 होल 6+2 कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। उसी प्रकार अगर अपन दूसरी बात करें अदर एग्जाम्पल की, ठीक है, तो देखिए कि Cu ट्राईइन है। ट्राईइन के अंदर 3 है, ट्राईडेंटेड लिगेंड है, तो ट्राई डेंटेड लिगेंड होने की वजह से ये और ज़्यादा स्टेबल होगा, अर्थात इसके जो लोग बीटा की वैल्यू होगी, स्थायित्व स्थिरांक की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो Cu ट्राईइन है, उसकी लोग बीटा की वैल्यू है 20.5। वहीं अगर अपन CuEn का होल 3 की वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, लोग बीटा की 19.7, और CuNH3 का होल 6+2 की है, इसकी कितनी है, 12.7। तो जो ट्राईडेंटेड लिगेंड है, अर्थात जैसे जैसे डेंटेड तक मतलब बाईडेंटेड लिगेंड से अपन ट्राईडेंटेड टेट्रा लिगेंड और पेंटाडेंटेड लिगेंड की तरफ जाएं, जैसे जैसे उसके धाता परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिंग की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है। और उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट अगर अपन इसके थर्मोडायनेमिकली अगर इसकी व्याख्या करें कि उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि संकुल में लॉग बीटा का मान ज़्यादा होने पर अर्थात स्थायित्व अधिक होने के लिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए डेल्टा एच का मान भी नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस का मान कितना क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। हमने देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कोई भी अगर स्टेबल कॉम्प्लेक्स की बात करें, कंपाउंड की बात करें, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकली जो अगर अपन पैमाने की बात करते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए और डेल्टा एस की जो वैल्यू वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी कोई कंपाउंड स्टेबल होगा या कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। तो अपन अगर डेल्टा जी नॉट बराबर -RT ln log बीटा की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस, अर्थात या फिर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि -RT ln बीटा बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस बराबर डेल्टा जी नॉट। अतः सूत्र से स्पष्ट हम देख सकते हैं कि संकुल के लॉग बीटा का मान ज़्यादा होने पर डेल्टा एच का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, अतः स्थायित्व भी क्या होगा, ज़्यादा होता है। ठीक है। यदि लिगेंड में दाता संकुल भी समान हो और डेल्टा एच भी समान हो, ठीक है,
लिगेंड के अंदर अगर क्या है, धातु संकुल भी समान हो और डेल्टा एच भी समान हो, तो संकुल का स्थायित्व किस पर निर्भर करेगा? डेल्टा एस पर। ठीक है। यदि संकुल के निर्माण के समय डेल एस में वृद्धि होती है, अर्थात पॉजिटिव में इंक्रीज होती है वैल्यू, तो टी डेल एस का मान ऑलरेडी क्या हो जाता है? सूत्र के अनुसार नेगेटिव में जाएगा। अतः डेल्टा एच का मान जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, संकुल का स्थायित्व तो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि अगर लिगेंड में दाता संकुल समान हो, ठीक है, और डेल्टा एच की वैल्यू भी अगर इक्वल हो, तो उस कंडीशंस के अंदर जो थर्मोडायनेमिकली अगर अपन पैमाने की बात करें, पैरामीटर्स की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है किस पे डिपेंड करेगी? डेल एस की वैल्यू पर। ठीक है। अगर अपन देखें कि यदि डेल एस में अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो फॉर्मूले के बेसिस पर अपन देख सकते हैं कि टी डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में जाएगी, जिससे कि डेल्टा जी की वैल्यू और अधिक नेगेटिव में होगी और संकुल का स्थायित्व बढ़ जाएगा। ठीक है। जैसे अपन देखते हैं कि MnH2O का होल 6+2 EN से रिएक्शंस करेगा, तो ये वाटर के दो मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा। ठीक है, क्योंकि एथिलीन डाइमीन एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये इसको वो दो से जो बंद बनाने के लिए दो वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? MH2O का होल 4 En+2+2H2O। उसी प्रकार अगर अपन देखें कि MH2O का 6+2 है, वो दो NH3 के मॉलिक्यूल जब इससे रिएक्शंस करेंगे तो दो वाटर के मॉलिक्यूल रिप्लेस होंगे, जबकि एथिलीन डाइमीन का केवल एक मॉलिक्यूल इससे रिएक्शंस कर रहा था। तो समीकरण एक में अभिकारकों की अपेक्षा उत्पादों में अणुओं की संख्या बढ़ती है। ठीक है। मतलब रिएक्टेंट के कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के जो नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होने की वजह से अव्यवस्था का माप है, अतः डेल्टा एस का मान भी बढ़ेगा और अतः डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव में चली जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि MH2O का होल 4 EN है वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? MH2O होल 4 NH3 का होल ट्वाइस प्लस 2 से कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा कब होती है? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। अगर अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें दोनों एग्जांपल्स के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर केवल 2 मोल हैं, ठीक है, लेकिन अगर बाद में अगर प्रोडक्ट बनने के बाद में मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से, ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ेगी। तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव के अंदर जितनी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में उतनी ज़्यादा जाएगी और जो प्रोडक्ट है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वलयों का आकार। ठीक है, कि जो शेप ऑफ रिंग है वो कैसे अफेक्ट करती हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को। इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।